नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अमर राजा बैटरीज के बारे में। इस कंपनी का हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम कभी भी किसी कंपनी का एनालिसिस करते हैं तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि उस कंपनी का अपने सेगमेंट में कैसा रेवेन्यू शेयर है, उसका मार्केट शेयर कैसा है, उस कंपनी में मोट कितना है, उसके प्रमोटर्स कैसे हैं, उसकी मैनेजमेंट कैसी है, और हम ये भी समझते हैं कि उस इंडस्ट्री में कैसे चेंजेस हो रहे हैं और आगे इस इंडस्ट्री से और इस कंपनी से क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ये सब समझना इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी लॉन्ग टर्म में भी काफी अच्छा परफॉर्म करे। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि वो कंपनी कैश कैसे यूज कर रही है और अभी तक का उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो चलिए, वैसे ही हम आज अमर राजा बैटरीज का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए इस कंपनी का एनालिसिस शुरू करते हैं। तो इस कंपनी के बारे में जैसे मैं आपको बता दूं, तो वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कंपनी बैटरीज बनाती है। पर यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी टेक्नोलॉजी लीडर है और लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है लेड एसिड बैटरीज का इंडिया में। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इंडिया में काफी अच्छी पोजीशन है इस कंपनी की लेड एसिड बैटरीज में। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इन्वर्टर बैटरीज भी ये सेल करती है अपने ब्रांड एमेरॉन, पावर जोन एक्सेट्रा से। और ये अगर आप देखेंगे तो ये अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और रिटेल नेटवर्क से रिप्लेसमेंट मार्केट भी सर्व करते हैं। अगर आप देखेंगे इस कंपनी का, जैसा हमने देखा, ये ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल सेगमेंट को कैटर करती है। तो जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, जो कि अगर आप जानते हैं टू व्हीलर फोर व्हीलर की इंडस्ट्री, वहां पे ये काफी बड़े बड़े ब्रांड को बैटरी सप्लाई करती है। तो यहाँ अगर आप देख पा रहे हैं, फोर्ड, होंडा, हुंडई, महिंद्रा, सुजुकी, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, बजाज जैसे बड़े बड़े, अगर आप देख पा रहे हैं, फोर व्हीलर टू व्हीलर कंपनीज इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि कंपनी लेड एसिड बैटरी में काफी आगे है इंडिया में, और ये इंडिया के सारे बड़े जो प्लेयर्स हैं ऑटो इंडस्ट्री के, उनको सर्व करती है। चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो ये प्राइवेट लेवल भी सप्लाई करते हैं बड़े बड़े ब्रांड को। इसके अलावा अगर आप देखेंगे टेलीकॉम इंडस्ट्री, जहां पे बैटरी की आवश्यकता होती है काफी ज्यादा उनके टावर्स में, वहां भी ये कंपनी प्रिफर्ड सप्लायर है। टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को भी ये सप्लाई करती है। यूपीएस सेगमेंट जो रिप्लेसमेंट सेगमेंट है, वहां तो कर ही रही है। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्रियल सेगमेंट में इंडियन रेलवेज, पावर एंड ऑयल एंड गैस जैसे कंपनीज को भी ये कंपनी अपने प्रोडक्ट सेल करती है। तो ये काफी अच्छी बात है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इनके जो ब्रांड है, पावर स्टैक, एमेरॉन वोल्ट, एमेरॉन स्लीक, प्रूट, अमेरॉन सोलार जैसे बड़े अच्छे अच्छे काफी प्रोडक्ट्स है। इसके अलावा ये कंपनी अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी करती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जैसा हम देख पा रहे हैं, अभी तक इंडिया में तो इनकी पोजीशन काफी डिसेंट है। इसके अलावा ये कंपनी अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी करती है। वैसे मैं इस कंपनी की हिस्ट्री में नहीं गया दोस्तों, क्योंकि इसकी हिस्ट्री में से कंपनी काफी पुरानी है, तो बहुत ज्यादा वहां हम कवर नहीं कर सकते, बहुत टाइम चला जाएगा। हालांकि ये कंपनी अभी गाला फैमिली कंट्रोल करती है और ये शुरू से ही इस कंपनी में है। इसके अलावा ये कंपनी ने शुरुआती दौर में अपनी पार्टनरशिप की थी जॉनसन कंट्रोल के साथ, जिससे जॉनसन कंट्रोल एक ग्लोबल कंपनी थी, इंटरनेशनल कंपनी थी, जिससे उन्हें इन्वेस्टमेंट भी मिला था और उन्हें टेक्नोलॉजी भी मिलती। तो ये इसकी वजह से ये कंपनी इंडिया में लेड एसिड बैटरी सेगमेंट में टेक्नोलॉजी में हमेशा आगे रही है, टेक्नोलॉजी में लीडर रही है। पर यहाँ एक बैड न्यूज है कि जॉनसन कंट्रोल रिसेंट पास्ट में इस कंपनी से एग्जिट कर चुका है, और उसकी वजह ये रही थी कि जॉनसन कंट्रोल ने अपने सारे ग्लोबल स्टेक ही दूसरी कंपनी को सेल कर दिए थे। तो अब जॉनसन कंट्रोल एग्जिट हो चुका है और दूसरी कंपनी इसमें स्टेक ओन करती है। तो यहाँ एक रिस्क जरूर है कि अब ये टेक्नोलॉजी में आगे लीडरशिप कैसे मेंटेन कर पाएंगे, ये देखना पड़ेगा। हालांकि कंपनी अब काफी मेच्योर है, तो उससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता। चलिए थोड़ा और आगे देखते हैं, इसका मार्केट शेयर कैसा है उसके बारे में देखते हैं। तो जो टेलीकॉम सेक्टर है, यहाँ 60% मार्केट शेयर इनके पास है। हालांकि यहाँ पे एक बैड न्यूज जरूर है दोस्तों, कि जो टेलीकॉम सेक्टर है उसमें जो जियो सबसे नया एंट्रेंट है, उसने अपने टावर में लिथियम आयन बैटरीज ही यूज किए थे, उसने लेड एसिड बैटरीज नहीं यूज किया था। और दूसरे भी प्लेयर, बहुत आशा है कि धीरे धीरे लिथियम आयन बैटरीज यूज करने लगे। तो यहाँ भी अगर आप देख पा रहे हैं, लेड एसिड बैटरीज की डिमांड जरूर कम इम्पैक्ट हो सकती है। हालांकि अभी इनका मार्केट शेयर काफी अच्छा है, जो पर मुझे लगता है ये इम्पैक्ट हो सकता है। इसके अलावा यूपीएस सेगमेंट जो है, रिप्लेसमेंट सेगमेंट है, वहाँ 32% मार्केट शेयर है इनका। टू व्हीलर जो सेगमेंट है, वहां पे अगर आप देखेंगे, इनका मार्केट शेयर काफी कम है, 15% ही है। पर यहाँ भी एक पॉजिटिव न्यूज है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। फोर व्हीलर मार्केट सेगमेंट में देखेंगे तो आफ्टर मार्केट जो रिप्लेसमेंट मार्केट है, वहां पे अगर आप देखेंगे 35% मार्केट शेयर है। रिप्लेसमेंट मार्केट में दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी हो जाता है कि जो मीडियम प्लेयर्स है या अनऑर्गेनाइज प्लेयर है, उनका भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट है। तो वहां पे बस बड़े प्लेयर्स ही इम्पैक्टफुल नहीं है, तो यहाँ पे कंपटीशन और भी ज्यादा हो जाता है। पर ये कंपटीशन से डील करने के लिए कंपनीज अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ा रही है, जो कि अच्छी बात है। और इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे, जीएसटी जैसे चीजों के आने की वजह से ये बड़े प्लेयर अब छोटे छोटे प्लेयर से भी कम्पीट कर सकते हैं प्राइसिंग में भी। हालांकि प्राइसिंग अभी भी डिफरेंस है।
इसके अलावा अगर आप इसका रेवेन्यू शेयर देखेंगे दोस्तों, तो 87% रेवेन्यू इनका इंडिया से आ रहा है, 13% रेवेन्यू इनका एक्सपोर्ट से आ रहा है। जैसा आप देख पा रहे हैं, इंडियन ओशन रिम कंट्रीज जो हैं, वहां से यह कंपनी अपने एक्सपोर्ट रेवेन्यू लेके आ रही है। प्रोडक्ट वाइज अगर आप देखेंगे तो इनका 45% जो रेवेन्यू है 4 वाट एंड इन्वर्टर से आ रहा, तो ऑटो इंडस्ट्री में काफी ज्यादा रेवेन्यू इनका इम्पैक्ट होता है। तो ये कंपनी बहुत ही ज्यादा, अगर आप देखेंगे तो ऑटो इंडस्ट्री के परफॉर्मेंस से लिंक्ड दिखेगी आपको। जैसे जैसे ऑटो इंडस्ट्री परफॉर्म करेगा या रिप्लेसमेंट मार्केट ऑटो इंडस्ट्री का परफॉर्म करेगा, वैसा ही आपको इस कंपनी का परफॉर्मेंस देखने मिलेगा। टेलीकॉम से अगर आप देखेंगे तो इनका 9% मार्केट शेयर आ रहा है, 9% रेवेन्यू आ रहा है। पर यहाँ अगर आप देखिए, जैसा लिथियम आयन का इम्पैक्ट हमें देखने जरूर मिल सकता है। पर आपको दोस्तों एक पॉजिटिव न्यूज जरूर बता सकता हूँ कि लिथियम आयन की अगर आप देखेंगे तो वहां पे ये कंपनी ने असेंबली शुरू कर दी है। थोड़े थोड़े जो डिमांड है उसके लिए इन्होंने असेंबली शुरू कर दी, पर मैन्युफैक्चरिंग का अभी तक इस कंपनी का कोई भी प्लान नहीं है लिथियम आयन बैटरीज के लिए। और आप जानते होंगे लिथियम आयन बहुत ही ज्यादा डिमांड में है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वजह से भी, और ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल रिवॉल्यूशन है इसमें लिथियम आयन बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा। इंडस्ट्रियल यूपीएस से अगर आप देखेंगे 13% इनकम रेवेन्यू शेयर आ रहा है, और अदर्स से 33% रेवेन्यू शेयर आ रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं इनका अभी तक हिस्टोरिकल रिटर्न कैसा रहा है दोस्तों, अभी तक का इस कंपनी का पिछले 10 साल का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं मार्च 2011 से मार्च 2020 तक का डेटा आपको दिख रहा है रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट का। तो यहाँ अगर आप देखेंगे रेवेन्यू में जबरदस्त ग्रोथ देखने मिली है, हमें लीनियर ग्रोथ देखने मिली है, एक्सेप्ट मार्च 2020 अगर वो हटा दें तो रेवेन्यू ग्रोथ काफी अच्छा रहा है। डिसेंट लीनियर ग्रोथ हमें देखने मिला है। 1759 करोड़ से अगर आप देख पा रहे हैं ऑलमोस्ट 7000 करोड़ तक इस कंपनी की रेवेन्यू पहुंच चुकी है, बहुत अच्छा ग्रोथ है। प्रॉफिट में भी अगर आप देखेंगे 148 करोड़ से 661 करोड़ का ग्रोथ देखने मिला है। हालांकि अगर आप देखेंगे 2017 से 2019 तक जरूर हमें इम्पैक्ट देखने मिला था, प्रॉफिटेबिलिटी में इतनी इंप्रूवमेंट देखने नहीं मिली थी और डिक्लाइन भी हमें देखने मिली थी। ये वो ईयर्स थे दोस्तों जहां पे ऑटो इंडस्ट्री भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुई है, जैसा कि आप जानते ही हैं। और इसका इम्पैक्ट की भी वजह भी आपको पता ही है कि इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ गए थे। इसके अलावा भी ऑटो इंडस्ट्री पे बहुत सारे प्रेशर आए थे, BS6 के नॉर्म्स चेंज हो रहे थे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों की वजह से ऑटो इंडस्ट्री इम्पैक्ट हुई थी, और इसकी वजह से ये कंपनी भी इम्पैक्ट हुई थी। हालांकि अब ऑटो इंडस्ट्री रिकवर हुई है, जिसकी वजह से ये साल अगर आप देख ले, एक क्वार्टर छोड़ दे तो उसके बाद का जो नंबर्स है काफी अच्छे देखने हमें मिले हैं। चलिए आगे देखते हैं पॉजिटिव्स क्या है इस कंपनी के, वो देख लेते हैं। उसके बाद मैं इसके रिस्क भी हाईलाइट करूंगा आप लोगों से। तो सब पॉजिटिव में सबसे अच्छा पॉजिटिव ये है कि जैसा हम देख पा रहे थे कि 15% इनका टू व्हीलर मार्केट में रेवेन्यू था बैटरी सेगमेंट में। वहां पे इन्होंने हीरो एंड टीवीएस मोटर्स से ऑर्डर्स लिए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। हीरो एंड टीवीएस मोटर्स टू व्हीलर सेगमेंट में काफी बड़े प्लेयर हैं, तो यहाँ भी इनका मार्केट शेयर हमें सुधरता हुआ देखने मिलेगा। इसके अलावा प्राइवेट लेवल सेगमेंट में भी इन्होंने नए कस्टमर ऐड किए हैं, जिसका इम्पैक्ट हमें आगे देखने मिलेगा, वहां भी काफी अच्छा ग्रोथ हमें देखने मिलेगा। ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान में रखिए कि ये लेड एसिड बैटरीज की ही हो रही है, लिथियम आयन बैटरीज की नहीं हो रही है। इसके अलावा कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट किया है, और जिसकी वजह से आप जानते हैं रिप्लेसमेंट मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जितनी ज्यादा आपकी रीच रहेगी, प्रेजेंस रहेगी, उतना ज्यादा आपका प्रोडक्ट सेल होगा। तो वहां पे भी कंपनी मार्केट शेयर गेन कर रही है, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात है। हालांकि ये कंपनी अगर आप देखेंगे, अमर राजा और एक्साइड ही बैटरी सेगमेंट में बहुत बड़े प्लेयर है इंडिया में, पर ये एक कंपनी है जो मार्केट शेयर कंटिन्यूअसली गेन कर रही है। और ये कलर कंपनी अगर आप देखेंगे एक्साइड के कंपैरिजन में काफी नई होने के बावजूद भी काफी तेजी से ग्रो हुई है और मार्केट शेयर गेन किया, और ये अभी क्लोज सेकंड है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो नए नए जियोग्राफी में भी ये अपने प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश कर रहे थे, जहां इन्हें प्रोडक्ट अब समझ में आ रहा है कि इनके प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी है, और इधर से हमें देखने मिलेगा आगे एक्सपोर्ट वॉल्यूम और भी इंक्रीज होंगे। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। अगर आप देखेंगे टू व्हीलर में इनके लिए बहुत अच्छी चीजें हो रही है, रिप्लेसमेंट मार्केट भी इनके लिए अच्छा जा रहा है, और अगर आप देखेंगे एक्सपोर्ट मार्केट भी अच्छा हो रहा है। इसके अलावा जैसा आप जानते हैं रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत बड़ा बड़ा पुश हुआ है, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे विंड एंड सोलार एनर्जी में बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ी है, और उसकी प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ये एनर्जी आपको स्टोर करनी पड़ती है बैटरी में, और वहाँ आज भी देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव स्टोरेज है लेड एसिड बैटरी ही प्रोवाइड करता है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो रिन्यूएबल जो पुश है उसमें इस कंपनी को फायदा जरूर हो रहा है, क्योंकि लेड एसिड बैटरीज ही वहाँ यूज हो रही है, अभी लिथियम आयन बैटरीज वहाँ यूज नहीं हो रही है। तो ये इनके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के लिए ही काफी अच्छी बात है। तो ये तो हो गया दोस्तों पॉजिटिव्स काफी अच्छे लग रहे हैं हमें, और अभी तक कंपनी भी काफी अच्छी लगी है हमें। चलिए बात करते हैं रिस्क के बारे में, वो भी हाईलाइट कर देते हैं। तो आप जानते हैं जैसा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल डिस्ट्रप्शन हो रहा है दोस्तों, और हमें ऐसा लग रहा था शायद कि कोरोना की वजह से ये थोड़ा डिले हो सकेगा, पर ऐसा अब लगता नहीं है। शायद जल्दी ही इलेक्ट्रिक व्हीकल डिस्ट्रप्शन होगा। और इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे बड़ा रिस्क ये है
कि आपको लिथियम आयन बैटरी का प्रोडक्शन करना पड़ेगा और उसका कॉस्ट बहुत हाई है, और अमर राजा जैसी बैटरीज के लिए वो कॉस्ट बहुत हाई हो जाएगा। अगर ये जल्दी ही प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं और लिथियम आयन बैटरीज का अडॉप्शन, इलेक्ट्रिक व्हीकल का अडॉप्शन होता नहीं है, तो ये बहुत ज्यादा इन्हें डेट पे करना पड़ेगा उस कैपेक्स पे, क्योंकि वो कैपेक्स के लिए वो बाजार से पैसे, बैंक से पैसे उठाएंगे या इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। तो यहाँ एक रिस्क है कि अब छोटे प्लेयर के लिए लिथियम आयन बैटरी का प्लांट सेटअप करना, वो भी इतने अर्ली स्टेज में, जहाँ रिस्क है इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन का भी, बहुत रिस्की हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मुझे देखते हुए मिल रहा है इस इंडस्ट्री के लिए, और वो इस कंपनी के लिए भी लागू होता है, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी नहीं है दोस्तों। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मारुति सुजुकी, जो कि आप जानते हैं फोर व्हीलर में मार्केट लीडर है, उसने लिथियम आयन की असेंबली शुरू कर दी। हालांकि असेंबली शुरू तो स्मॉल स्केल पे इस कंपनी ने भी की है, पर मारुति ने बड़े प्लेयर्स, ग्लोबल प्लेयर्स से कोलैबोरेशन करके अगले 5 साल में प्रोडक्शन की भी बात कर लिया है, और वो इन 5 साल में लिथियम आयन सेल्स भी प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। ये रिस्क इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर मारुति सुजुकी खुद के लिए लिथियम आयन बैटरी खुद ही बना लेगा, तो इनका जो मार्केट शेयर है, अगर आप देखेंगे ऑटो इंडस्ट्री को, वहां कम हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप रिसेंट न्यूज ट्रैक कर रहे होंगे तो आपको मालूम पड़ रहा होगा कि महिंद्रा भी लिथियम आयन बैटरी प्लांट मैन्युफैक्चरिंग में शायद एंटर कर सकता है, और वो खुद तो ऑटो इंडस्ट्री में यहाँ बहुत बड़ा मेजर रिस्क देखने मिल रहा है कि लिथियम आयन बैटरी वो खुद ही बना ले। इसके अलावा भी अगर आप रिसेंट न्यूज ट्रैक कर रहे होंगे तो रिलायंस की भी बातें हो रही है और टाटा की भी बातें हो रही है कि शायद वो लिथियम आयन बैटरी में सेगमेंट में एंटर कर सकते हैं। और लिथियम आयन में अगर इतने बड़े बड़े प्लेयर एंटर करेंगे तो छोटे प्लेयर के लिए वो प्रॉफिटेबल नहीं रह जाएगा। तो यहाँ मुझे बहुत बड़ा रिस्क देखने मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे अमर राजा बैटरी के मैनेजमेंट का भी मानना यही है कि उन्हें क्लियर विजिबिलिटी लग नहीं रही यहाँ पे, तो वो भी बहुत ज्यादा कैपेक्स का भी प्लानिंग करेंगे नहीं, पर बड़े प्लेयर खुद मैंने कैपेक्स कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए ऑटो इंडस्ट्री में यहाँ लिथियम आयन का इन्हें फायदा नहीं मिलने वाला, और कैपेक्स भी बहुत हाई होने वाला है, तो ये शायद नहीं करे। ये रिस्क है कि ये शायद कैपेक्स ना करे, लिथियम आयन बैटरी का इन्हें फायदा ना हो। पर आज भी अगर आप देखेंगे तो लाइटिंग वगैरह है उसके लिए लेड एसिड बैटरीज ही यूज होगा, तो ऐसा नहीं होगा कि लेड एसिड बैटरीज पूरी तरह से यूज ना हो। पर लिथियम आयन बैटरी एक रिस्क है इस कंपनी के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल रिस्क है इस कंपनी के लिए। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि जॉनसन कंट्रोल, जो कि इन्हें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता था, उसने अपने ग्लोबल बिजनेस सेल कर दिए, तो वो उसकी वजह से इनका जो टेक्नोलॉजी का पैक था वो भी कैंसिल हो चुका है, तो अब इन्हें टेक्नोलॉजी पार्टनर नहीं मिलेगा। हालांकि मुझे बहुत बड़ा रिस्क नहीं लगता, क्योंकि अब ये कंपनी काफी बड़ी हो चुकी है और मेच्योर भी हो चुकी है, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन अच्छे से कर लिया इन्होंने, तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता। और जो न्यू इन्वेस्टर है वो शायद कुछ टाइम तक रुकेंगे और अपने लिए कुछ वेल्थ क्रिएट करेंगे, तभी ही एग्जिट करेंगे। तो ये हालांकि थोड़ा रिस्क है, पर ये बहुत बड़ा रिस्क मुझे दोस्तों नहीं लगता। तो ये हो गया रिस्क की बात दोस्तों। अब चलिए देखते हैं कि कंपनी ट्रेड कैसे हो रही है, और जैसा हम जानते हैं कि हम कुछ रिटर्न्स रेशियो भी देखते हैं, वो सब भी देखने की कोशिश करते हैं इस कंपनी के बारे में। तो यहाँ अगर आप देख पा रहे हैं अमर राजा, आज के टाइम जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो 882 पे ट्रेड हो रही है। हालांकि मार्केट में बड़ा फॉल आया है, तो इसमें थोड़ा सा ही फॉल आया है। मार्केट कैप अगर आप देखें इसका 15,000 करोड़ का है, और हमने जैसे देखा ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ की इनकी रेवेन्यू रही है। तो 7,000 से 5,000 करोड़ मार्केट कैप बहुत ज्यादा नहीं है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे प्राइस टू सेल्स में कंपनी बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है, और कंपनी डिसेंट वैल्यूएशन पे ही ट्रेड कर रही है। पीई भी इसका देखेंगे तो 25 है, हालांकि पीई ज्यादा इसलिए भी लग सकता है, Q1 के नंबर्स अच्छे नहीं है। प्राइस टू बुक भी अगर आप देखेंगे तो डिसेंट है। तो वैल्यूएशन वाइज मैं बोलूंगा दोस्तों बहुत महंगे वैल्यूएशन पे नहीं ट्रेड हो रही है, तो यहाँ इतना रिस्क नहीं है। और अगर आप देखेंगे कोरोना के बाद की रिकवरी, यहाँ पे देखेंगे शेयर में बहुत ही बेहतरीन रिकवरी हुई है। ऑलमोस्ट 383 के लो से कंपनी 1000 टच करके अभी 882 पे चल रही है, तो 52 वीक हाई पे ऑलरेडी चल रही है। पर 5 साल के ग्राफ में देखें तो 5 साल में कंपनी अभी भी अपने हाई हाई के ऊपर नहीं गई है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे ट्रेडिंग कैसे हो रही है इसकी और ये वैल्यूएशन कैसे है, तो वैल्यूएशन बहुत ज्यादा महंगे नहीं लग रहे हैं। पर जैसा आप जानते हैं हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, और हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही इस कंपनी को एनालाइज कर रहे हैं और उसे देखेंगे। तो चलिए थोड़ा देखते हैं कि इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे रहे हैं। तो दिसंबर 19 से दिसंबर 20 में देखेंगे तो इनकी रेवेन्यू पूरी तरह से रिकवर हो गई है और ग्रोथ भी देखने मिला है। जून में जरूर इनको इम्पैक्ट था, पर अब हमें ग्रोथ देखने मिल रहा है। नेट प्रॉफिट में भी देखेंगे आप तो दोस्तों यहाँ काफी अच्छा ग्रोथ देखने मिला है। सितंबर में ज्यादा प्रॉफिट था, पर बाद में प्रॉफिट डिक्रीज हुआ, और ये होना ही था दोस्तों। जैसा आप जानते हैं रॉ मटेरियल प्राइसेस और कमोडिटी प्राइसेस काफी इंक्रीज हुए हैं। पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों हमारे लिए, हम रेशियोज देखेंगे जो कि हमें बहुत मैटर करता है। तो अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो वहां पे 19 से 20 में ग्रोथ देखने मिली थी, जो कि बहुत अच्छी बात है। मार्जिन रेशियो भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने इंप्रूव किए हैं रिसेंट क्वार्टर में, और इसकी वजह आप जानते ही हैं, मार्केट शेयर इंप्रूव हो रहा है इनका रिप्लेसमेंट में, ऑटो इंडस्ट्री में। तो हर जगह ही इस कंपनी के लिए अभी रिसेंट पास्ट में काफी अच्छी अच्छी चीजें हुई है, जिसकी वजह से इनके मार्जिन इंप्रूव हुए हैं।
रिटर्न्स रेशियो भी अगर आप देखेंगे तो आरओसी और आरओई भी इस कंपनी का 20 के आसपास आरओसी देखने मिल रहा है। 15 के ऊपर आरओसी बहुत अच्छा माना जाता है दोस्तों, डिसेंट माना जाता है। बहुत अच्छा तो आप देखेंगे इंडिया में 30 का भी आरओसी है। तो पर आरओसी में भी हमें नंबर्स में भी रिटर्न्स रेशियो में कंपनी कैश कैसे यूज कर रही है, यहाँ प्रॉब्लम देखने नहीं मिल रहा। रिटर्न्स वगैरह नंबर्स में भी कंपनी काफी अच्छी लग रही है हमें। प्रमोटर होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो 28% कांस्टेंट है। प्रमोटर्स ने अपने स्टेक सेल नहीं किया। गाला फैमिली अभी भी पूरी तरह से इसे कंट्रोल कर रही है। तो प्रमोटर होल्डिंग में भी यहाँ हमें रिस्क नहीं है। एफआईआई में जरूर हमें थोड़ी होल्डिंग डिक्रीज होते हुए दिखी थी, पर अब वो वापस से वो बाय कर रहे हैं। डीआईए होल्डिंग जरूर दोस्तों यहाँ देखने मिली है, और डीआईए अगर आप देखेंगे एनालिस्ट भी काफी पॉजिटिव है, और उनका पॉजिटिव होने का रीजन भी यही है कि अब ये जो दूसरे प्लेयर्स हैं अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स, उनसे मार्केट शेयर लेंगे, रिप्लेसमेंट मार्केट इनका बढ़ेगा। और दूसरी भी वजह है कि एक्सपोर्ट में भी इनका काफी अच्छा लीडरशिप में सिग्निफिकेंट ग्रोथ होगा। तो वो सब चीजों को लेकर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी काफी पॉजिटिव हैं इस कंपनी के लिए। पर दोस्तों ये तो हो गया डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का व्यू, और ये सारा हमने देख लिया। अगर हम इस कंपनी के कंक्लूजन निकाले तो कंक्लूजन मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, कंपनी अच्छी है। प्रमोटर्स ने भी काफी अच्छा रिटर्न्स दिया है अब पिछले 15-20 सालों में इस कंपनी के इन्वेस्टर्स को। सब कुछ डिसेंट है, पर मुझे सबसे बड़ा ये रिस्क यही लग रहा है कि ये इंडस्ट्री ऐसी है जो पूरी तरह से डिसरप्ट हो रही है, लिथियम आयन बैटरी। तो ये शेयर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए शायद ये शेयर सही नहीं है। और यहाँ पे कंपनी के, जैसा मैंने बताया, मैनेजमेंट का भी मानना है कि वो शायद इतने बड़े कैपेक्स इतनी जल्दी करेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें डेट पे करना पड़ेगा उस पर, और अडॉप्शन में रिस्क भी है। और दूसरा आप देख पा रहे हैं ऑटो इंडस्ट्री खुद ही लिथियम आयन बैटरी प्रोड्यूस करने जा रही है। जैसा मारुति के आप देख ही पा रहे हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया। तो ऑटो इंडस्ट्री में भी लिथियम आयन पे इम्पैक्ट देखने मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए मुझे जहां तक लगता है दोस्तों कि ये कंपनी में इमीडिएटली इन्वेस्ट करना अच्छी बात नहीं होगी। शॉर्ट टर्म अगर आप इन्वेस्टर हैं तो जरूर आप टेक्निकल एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत हाई नहीं है। पर लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में भी हमें बहुत इंतजार करना पड़ेगा, क्लैरिटी देखने के लिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी, लिथियम आयन बैटरीज और लेड एसिड बैटरीज पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। और ये डिसरप्शन के ऑलमोस्ट नजदीक पहुंच रही है ये इंडस्ट्री। धीरे धीरे हमें अगले 2-3 सालों में बहुत ज्यादा डिसरप्शन देखने मिल सकता है। तो ऐसे टाइम पे एडवाइस यही होती है दोस्तों कि आप अपने पैसे बचा लें जब तक आपको पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं मिल जाती, क्योंकि आप कभी भी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जब आपको एक बार क्लैरिटी मिल जाती है दोस्तों, तो थोड़े प्रीमियम पे भी आप बाय कर लीजिए। पर कभी भी अगर बिना क्लैरिटी के आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको लॉस हो सकता है। तो इसलिए मेरी एडवाइस रहेगी कि थोड़ा इसे मॉनिटर करें और ध्यान दें, पर अभी इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं करें। हालांकि दोस्तों मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, तो आप अपने सीए या जो भी जिस पे भी आप ट्रस्ट करते हैं उनसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस लेके ही अपना पोर्टफोलियो के डिसीजंस लें। ये रहा मेरा एनालिसिस इस कंपनी के बारे में। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये कंपनी आपको कैसे लग रही है और इस कंपनी में क्या चेंजेस आपको अच्छे लग रहे हैं। इसके अलावा आप कौन सी कंपनी का चाहते हैं कि हम एनालिसिस करें, आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही।